बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब का कहना है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत का केस बनता ही नहीं। अस्तना के बावजूद अगर उनसे खत लिखवाया गया और स्विस हुकाम की जानिब से वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इससे सुप्रीम कोर्ट के वक़ार में कमी होगी। और माफी किस चीज की मांगे? अच्छा नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म की पेशी सुप्रीम कोर्ट में है। आज इंतजामात का जायजा भी लिया जा रहा है और हमें इत्तलात ये भी मौसूल हुई है कि ऐवान सदर में भी तैयारियां की जा रही हैं, वज़ीर आज़म हाउस में भी तैयारियां की जा रही हैं। उस पर भी आज हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरी जानिब आज सेक्रेटरी दिफा की बरतरफी से मुतालिक दरख्वास्त पर वफाक से जवाब तलब करते हुए सदर, वज़ीर आज़म से सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट और सेक्रेटरी काबीना को नोटिस जारी कर दिए हैं। यानी कि अब सदर और वज़ीर आज़म साहब को एक हफ्ते का टाइम दिया गया है कि वो अपने जवाबात दाखिल कराएं कि उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को किस बेसिस पर या किस बुनियाद पर फारिग किया है उनकी जॉब से। अच्छा, अमरीकी फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां से ये खबरें मौसूल हुई कि अमरीकी सदर से नई पाकिस्तानी सफ़ीर शेरी रहमान की मुलाकात आज मुतवक्के थी, मगर ऐन उसी मौके पर पाकिस्तान ने अमरीकी मंदूब मार्क ग्रॉसमैन को दौरा इस्लामाबाद की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया है। वो अपने तहादी और दोस्त ममालिक को तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर एतमाद में लेने के लिए खित्ते के दौरे पर हैं, यानी कि मार्क ग्रॉसमैन साहब, जिस पर इस्लामाबाद ने इस दौरे की इजाज़त नहीं दी है। अमरीकी मीडिया का यह कहना है कि ग्रॉसमैन को दौरा पाकिस्तान की इजाज़त न मिलने से दोनों मुल्कों में जारी हालिया कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। तो अमरीकी परेशान है हालिया कशीदगी में, लेकिन अमरीकियों की नज़र इस वक्त यहाँ पर पार्लियामेंट और हुकूमत वर्सेज अदलिया और वर्सेज फौज के हालात पर भी लगी हुई है। इससे तो शायद कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी जानिब सरगोदा में ताज़ियती जलसे से खिताब में मियां नवाज शरीफ का कहना था कि नून लीग की हुकूमत 17 करोड़ आवाम की बेलौस खिदमत कर रही थी, मगर मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा और उसे तरक्की की राह पर भी ले जा रहे थे, लेकिन जालिमों ने उनके और कौम के 10 कीमती साल ज़ाया कर दिए हैं। उन्होंने कभी मफाद परस्ती की सियासत तो की ही नहीं और नून लीग की हुकूमत ने वो काम किए जो पाकिस्तान में पहले कभी किसी ने नहीं किए, और उनको मौका मिला तो इस मुल्क की तकदीर बदल कर रख देंगे। अभी यही सुनना था कि तहरीक इंसाफ के सिंध में राब्ते और सियासी जोड़ तोड़ भी शुरू हो गए, जिसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब सिंध पहुंच गए और कहते हैं कि जी इमरान खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह मकबूलियत हासिल कर चुके हैं और सिंध की सियासत पर अबूर रखने वाले रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ को ज़रूरत भी है। और जिस इस सूरत हाल को देखकर मुस्लिम लीग नून ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वाले रहनुमाओं से राब्ते अपने जोरों पर शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने गौस अली शाह को भी मुतहर्रिक कर दिया है। तो ये वो खबरें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे अपने शो में। आज हमें शो में ज्वाइन किया है लाहौर से शेख रोहेल असगर साहब ने, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सेनेटर इस्माइल बुलेदी साहब ने, जो कि रहनुमा है JUIFA के, और उनके साथ मौजूद है माहिर कानून खालिद रांझा साहब, जो कि साबिक वज़ीर कानून भी रह चुके हैं। सबसे पहले मैं खालिद रांझा साहब से सवाल का आगाज़ करूंगी। रांझा साहब, वेलकम टू माय शो। यहाँ पर ये बताएं कि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने जो ये बात कही है कि वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल है और माफ़ी किस बात पर मांगे, तो अभी भी पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी कन्फ्यूजन है, और क्या वाकई वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत का जो केस है वो बनता ही नहीं और इस्तिस्ना भी हासिल है उनको? क्योंकि वो उनके वकील हैं, उन्हें ब्रीफिंग हुई है, उन्हें अंदरूनी मामलात से आगाह किया गया और ऐन मुमकिन है वो उस निगाह से कह रहे होंगे नहीं बनता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस केस की एक सियासी परसेप्शन भी है। ये वो वज़ीर आज़म है जिनको टोटल मेजॉरिटी से इलेक्ट किया गया था, और सुबह मेरी ख्वाहिश होगी कि ये बिल्कुल अपने ज़मीर के मुताबिक सच्ची बात कर दे, और मेरा ख्याल है उससे उनका मुकाम बड़ा होगा। अगर सच्ची बात की जाए तो अदालत माफ़ भी करती है। तो मैं समझता हूँ कि कल जो बात होगी, वकला क्या कहते हैं वो तकनीकी गुफ्तगू है, लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं उन्हें मैं समझता हूँ कि बतौर वज़ीर आज़म अपने कद काट के मुताबिक कौम को एतमाद भी लेना चाहिए अदालत के रोस्टर पे खड़े होकर। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम कौम हमारे साथ है, उन्होंने हमें वोट दिए हैं, और लेकिन वो मतलब वो जो आप कह रहे हैं कि उनको सच्ची बात करनी चाहिए अपने कद के मुताबिक, तो ये क्या सच्ची बात? मतलब अभी तक इसका मतलब है फिर वो स्टेटमेंट्स का सही नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे? नहीं, अभी तक आई नहीं सामने। मैंने इस केस को फॉलो करता हूँ बतौर वकील जी गाहे बगाए, तो बात होती रही है अटॉर्नी जनरल की हद तक। हाँ। जी आप जाएं, हमें बताएं, ऐसे बात होता रहा है। कभी वजीर आजम को कहीं कमिट नहीं किया गया पार्लियामान में, सुप्रीम कोर्ट में।
तो ऐन मुमकिन है कि वो ये कह दे कि मुझे तो इस बात का इल्म नहीं था, मुझे कहा नहीं गया था, कहा जाता था मैं ये करता या ना करता। लेकिन एक बात दुरुस्त है कि जो वज़ीर आज़म हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो आज से पहले सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है। अच्छा, अब अगर हम रोहिल साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि खालिद रांझा साहब का ये कहना है कि जी वज़ीर आज़म जब कल अदालत में पहुंचे तो उनको अपने कद काट के मुताबिक सच्ची बात करनी चाहिए और कौम के सामने हकीकत रखनी चाहिए और जजेस के सामने भी। तो मुझे यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, तो क्या वज़ीर आज़म जो है अब जैसे कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन का कहना है कि जी वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत का केस बनता ही नहीं है और फिर अस्तस्ना के बावजूद ख़त लिखवाया गया तो स्विस हुकाम की जानिब से वहाँ से अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर यहाँ की अदालतों की बड़ी सुबकी हो जाएगी और मतलब वक़ार में कमी हो जाएगी। और उन्होंने फिर एक जुमला ये भी कहा कि माफ़ी किस चीज़ की मांगे। तो अभी तक पीपल्स पार्टी को यही नहीं पता कि माफ़ी किस चीज़ की मांगे, तो ये तो फिर बड़ी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि सोफिया, जो कानूनी मामला हैं उस पर तो खालिद रांझा साहब से बेहतर राय कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी समझ और सोच के मुताबिक जो बातें समझता हूँ, इसको रिकॉर्ड अगर इसकी आप तस्दीक करवा लीजिएगा या पूछ लीजिएगा रांझा साहब से कि इन्हीं मासूफ वकील साहब ने अस्तस्ना के खिलाफ एक केस किया था और उसमें इनको कामयाबी भी हुई थी। उस वक्त तो अस्तस्ना के खिलाफ इनको कामयाबी हो गई और आज ये अस्तस्ना की बात कर रहे हैं, मतलब अपनी बात को खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब जहां तक रह गया माफी किस बात की मांगे, हाँ दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि अब ये भी उन्हीं की लाइन में चल पड़े हैं ना। अब बात ये है कि मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एक कत्ल होता है, कत्ल करने वाले का वकील भी खड़ा होता है और कत्ल होने वाले का वकील भी खड़ा होता है। तो दोनों को हकायक का इल्म होता है, लेकिन दोनों चूंकि अपने अपने प्रोफेशंस को एक उसके साथ एक जस्टिफिकेशन पैदा करने के लिए अपनी अपनी दलाइल लेते हैं। अब जहां तक माफी की बात है, हाँ, सोफिया, ये हाँ, कितने मतलब मैं तो शर्म की बात कहूंगा ना, हाँ, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो 1.5 साल से एक हुक्मनामा जारी करती है जिसपे कोई स्टे ऑर्डर भी नहीं है, जिसपे मतलब कुछ भी नहीं है और उसकी रिवीजन भी खत्म हो गई। आप खुद उसको कहते हैं जाके कि जी हमें इस पे कोई एतराज नहीं। पहले आप असेंबली के पास जाते हैं, असेंबली आपको ठोकर मारती है, आप बाहर आते हैं, वापस आके आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाते हैं, रिवीजन में जाते हैं, वो भी आपकी सस्पेंड हो जाती है। आप फिर कहते हैं नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, आप एनआरओ पे जो मर्जी आप फैसला दे, जो मर्जी फैसला। अब उनको फिर वो कहते हैं कि जी अस्तस्ना हासिल है। और मेरा यहाँ पर यही पॉइंट है, नहीं अस्तस्ना, देखिए मेरी एक गुजारिश सुन, तो भाई सच्चे हैं तो खत लिख देना, खत का सवाल है, खत लिख, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आइंदा 50 साल के लिए तो इनको लाइसेंस मिल जाएगा ना कि ये 50 साल के लिए सच्चे साबित हो जाएंगे। ये बिल्कुल बात नहीं है, ये इनको पता है कि उस चीज से जब ये सामना करेंगे। अब मैं दो चीजें आपको बताता हूँ, इनको ये पता है कि जब वो चीज सामने आएगी तो फिर कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा, कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, तभी पत्री लिखना। अब तो निकले। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अच्छा, शेख साहब एक मौका दे दें, ब्रेक ले लेते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, शेख साहब से दोबारा स्टार्ट करेंगे, इस्माइल बुलेदी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। कल वो कैबिनेट के सेनेट के सेशन में मौजूद थे, वहां पर क्या पेशरफ्त हुई उन पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिए।